जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज जीव विज्ञान के चैप्टर परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण 40 से 42 प्रश्न दिए गए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी। संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी। थॉमस एडिसन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट बॉयल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा। संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे संचालित प्रणाली की खोज किए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के। इंग्लैंड के। चलिए अगला प्रश्न है, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है। जठरवाही तंत्र, जलवाही तंत्र, हीमल तंत्र या नाल तंत्र। तो बताइए स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमल तंत्र। चलिए अगला प्रश्न है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं। प्लीहा, यकृत, आमाशय, अस्थिमज्जा। तो पुरानी और नष्ट प्राय रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। अस्थिमज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिकाएँ जब क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती हैं तो वे प्लीहा में ही नष्ट हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है लसिकाणु जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं, एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट, बिम्बाणु यानी थ्रोम्बोसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। मस्तिष्क, फेफड़े, अस्थिमज्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। चलिए अगला प्रश्न है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है। पेरिकार्डियम, फुफ्फुस झिल्ली, पेरिकोन्ड्रियम या पेरिटोनियम। तो फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुस झिल्ली। फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल 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 मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फुफ्फुस धमनी को और प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। रक्त, सोडियम क्लोराइड, यूरिया या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक कोलाइड इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त। रक्त इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लौह में, रजत में, तांबा में या स्वर्ण में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, स्वीट रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ जगह स्वीट नहीं होगी, यहाँ श्वेत होगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है। चलिए, तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ शेयर जरूर करिए, वीडियो को लोगों के पास पहुंचाइए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए? तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? गलत हो गया आंसर इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, जो कि ऑक्सीजन का कितना गुना होता है? 250 गुना होता है। यानी हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, जो कि ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या हेप्टोग्लोबिन के कारण? तो मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए, अगला प्रश्न है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका कारण है? गठिया का, अस्थि सुषिरता का, अस्थि मृदुता का या रिकेट्स का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गठिया का। चलिए, अगला प्रश्न है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? मत्स्य, उभयचर, पक्षी, स्तनपायी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर। उभयचर तथा अधिकांश सरीसृप में द्विक परिसंचरण तंत्र होता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? द्विक परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन हृदय हमेशा 2 पंपों में विभक्त नहीं होता है, जिसके कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। और उभयचरों में 3 कक्षों से युक्त हृदय पाया जाता है। यानी उभयचरों में 3 कक्ष होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? 4, 6, 3, 7? तो मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय जो कि दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित होते हैं, और जो तृतीय निलय होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है, और जो चतुर्थ निलय होता है वो पश्चिम मस्तिष्क में निलय होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य में शोषण रंजक है? निम्न में कौन मनुष्य में शोषण रंजक है? हेमोसाइनिन, हेमोइरिथ्रिन या हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलिए, अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ए, बी, ओ या ए बी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ।
एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं और रक्त समूह जो ए बी होता है उसको सर्वग्राही समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 4 रक्त समूह ए बी और ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ओ। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ प्लस यानी ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, और जबकि ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह है। चलिए यानी ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन से रुधिर का होता है? अभी मैंने बताया ओ ए बी या बी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वग्राही कौन से रुधिर का वर्ग का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग हो ओ ए बी या बी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग हो ओ ए बी या बी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी, यानी ए बी रुधिर वर्ग में एंटीजन ए और बी तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए इसको सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं और यह सिर्फ ए बी रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120, 90, 120, 80, 140, 90 या 140, 100? तो मनुष्यों में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120, 80। चलिए अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? वहाँ रक्तचाप पूछा था, यहाँ जगह रक्तदाब पूछ रहा है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 180, 120 मिमी पारा या 90, 140 मिमी पारा या 120, 160 मिमी पारा या 85, 150 मिमी पारा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 120 मिमी पारा। चलिए अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? रक्त धमनियों का पता लगाना, आँखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, रक्तचाप को मापना या रक्त प्लेटलेट्स की गिनती? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तचाप को मापना। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप की गणना के संबंध में किया जाता है और सिस्टोलिक उच्च रक्तदाब को व्यक्त करता है। सिस्टोलिक उच्च रक्तदाब को व्यक्त करता है और जबकि डायस्टोलिक जो होता है सिस्टोलिक जो होता है वह उच्च रक्तदाब को व्यक्त करता है और जो डायस्टोलिक होता है वह निम्न रक्तदाब को व्यक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि, अवटु यानी थायराइड ग्रंथि, थाइमस या पिंड कार्पस ल्यूटियम? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति तेज होने के लिए,
हृदय की धीमी होने के लिए, यानी हृदय की गति तेज होने के लिए, और हृदय की गति, यहाँ गति होगा, गति धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए या रक्तचाप बढ़ने के लिए। तो हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तचाप बढ़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? किरीट आघात, संवहन तंत्र विस्तार, एथीरोस्क्लेरोसिस धमनिया का अवरुद्ध हो जाना, हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, हाइपोटेंशन दिल का दौरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा सही मेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी एथीरोस्क्लेरोसिस, यानी धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल एकत्र हो जाने से धमनियाँ क्या हो जाती हैं? अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसे एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसकी वजह से रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टैसिस या हेमोरोएज। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। चलिए, यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं, और इसकी वजह से ऊतकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता और वह मर जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, थ्राम्बिन या ग्लोबिन। तो बताइए, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिपैरिन। रक्त में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ रुधिर को साल दशा में बनाए रखता है, और हिपैरिन को एंटीथ्रॉम्बिन कहते हैं। हिपैरिन को क्या कहते हैं? एंटीथ्रॉम्बिन कहते हैं। यह एक पोलोसैकेराइड है, और इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 80 से 120 mg प्रतिशत, 120 से 140 mg प्रतिशत, या 140 से 180 mg प्रतिशत, या 180 से 200 mg प्रतिशत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 से 200 mg प्रतिशत। यानी मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो होता है वो होता है 120 से 200 mg प्रतिशत। अगर इसका स्तर 200 mg यानी 200 mg प्रतिशत से ज़्यादा होता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है और इसे एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? 30 से 50 mg, 50 से 70 mg, 80 से 100 mg या 120 से 140 mg। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 100 mg। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून का pH कैसा होता है? pH कैसा होता है? कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या अधिक क्षारीय। तो मनुष्य के खून का pH है कैसा है? तो यह है कम क्षारीय। कैसा है? कम क्षारीय। चलिए, और रक्त का चाप यानी रक्त का pH मान कितना होता है? वो होता है 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। लेकिन अगर एक्चुअल की बात की जाए तो एक्चुअल कितना होता है? तो एक्चुअल होता है 7.4। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, रक्त प्रोटीन या श्वेत रक्त कोशिका। तो बताइए, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। कुल रक्त का लगभग 55% तथा 45% भाग रुधिराणु,
55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है, वह होता है रुधिराणु। रुधिराणु होता है 45%। चलिए अगर बात करें रुधिराणु के 3 भाग, जैसे लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स होते हैं। और लाल रक्त कणिकाएँ रुधिराणु का लगभग 99.9% तथा कुल रक्त का लगभग 40 से 45% भाग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। अभी मैंने बताया था मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना लीटर रुधिर होता है, तो होता है 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। और जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.3 से लेकर 7.5 तक। अगर बात की जाए एक्चुअल की, तो एक्चुअल 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान है। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य, संगठित संरचनाएं, रक्त समूह या इस रक्त स्कंदन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रद्रव्य। प्रद्रव्य जो होता है वह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है, राइबोफ्लेविन, थायमीन, फोलिक एसिड या नियासिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता होती है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमीनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमीनियम नाइट्रेट, एल्यूमीनियम सल्फेट, एल्यूमीनियम क्लोराइड या पोटास एलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटास एलम। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम का मतलब फिटकरी, पोटास एलम का मतलब फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, म्यूसिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोन या विटेलिन। तो निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या रक्त जमाव। तो क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त जमाव। चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर लसिका किसमें देखी जाती है, सुलचर्मी जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एकाइनोडर्म कहते हैं, या एस्केरिस या लघु वलयक को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनेलिड कहा जाता है। और संधिपाद क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आर्थ्रोपोड संधिपाद को कहते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, रुधिर लसिका किसमें देखी जाती है, सुलचर्मी, एस्केरिस, लघुवलयक या संधिपाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संधिपाद। इसका मतलब आर्थ्रोपोड यानी रुधिर लसिका जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है, वह आर्थ्रोपोडा में देखी जाती है। और यह एक प्रकार का कैसा द्रव है, तरल द्रव है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्यों में सांस द्वारा छोड़ी हुई हवा में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है।
मनुष्यों में सांस द्वारा छोड़ी हुई हवा में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 20%, 16%, 12% या 24%? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16%। चलिए, और मनुष्यों में रक्त समूह किसके द्वारा खोजा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे के द्वारा, लैंड स्टीनर के द्वारा, फंक के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्यों में रक्त समूह किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। इसका सही आंसर क्या होगा? लैंड स्टीनर के द्वारा मनुष्यों में रक्त समूह खोजा गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, रक्त के परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर, फंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। चलिए, कुछ दिए गए हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ये तो हमने बताया अभी, ओ। अब बात करें रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये होती है अस्थिमज्जा में। और कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो करता है इंसुलिन। बात करें रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आगे दिया गया है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। अब बात करें स्फिग्मोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? तो मापता है धमनियों में। और एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो ये कर देते हैं लिम्फोसाइट को। बात करें आगे, तो किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो ये होती है विसरण प्रक्रिया के द्वारा। बात करें, यदि रक्त को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता में एक रुधिर का वर्ग AB है और दूसरे का O, तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो उसका संभावित रुधिर क्या होगा? तो होगा A ग्रुप या B ग्रुप। चलिए आगे है, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो होता है 120 से 80। अगर बात करें कणिकाओं यानी कापरसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। और लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो होता है 100 से 120 दिन का। अब बात करें केंचुए का पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर अग्रसित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रगामी। क्या होगा? अग्रगामी। यानी केंचुए का पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर प्रभावित होता है? तो होता है अग्रगामी। तो चलिए, यही थे आज के वीडियो यानी परिसंचरण तंत्र के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो अब अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एवं शेयर करिए और लोगों के पास ज़रूर शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।